नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और आपका स्वागत करती हूँ शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के माध्यम से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ D.H. लॉरेंस की लिखी हुई कहानी द रॉकिंग हॉर्स विनर का हिंदी अनुवाद काठ का घोड़ा। शायद आपको ये ना मालूम हो, लेकिन ये हमारी कक्षा 11वीं CBSE के सिलेबस का भी हिस्सा है। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं कहानी काठ का घोड़ा। वह खूबसूरत औरत जिंदगी की अच्छी शुरुआत करने के बावजूद बदकिस्मत थी। हालांकि उसने प्यार की खातिर शादी की थी, लेकिन अब प्यार खाक में मिल चुका था। उसके बच्चे थे, पर उसे लगता था कि वे बच्चे उस पर थोप दिए गए हैं। वह उनसे प्यार नहीं कर पाती थी। वे ठंडी निगाहों से उसे देखते रहते, जैसे उसमें कोई नुक्स निकाल रहे हों। उसे भी लगता कि जैसे उसका कोई कसूर है जिसे छुपा लेना चाहिए। कि वो छुपाने वाली बात क्या थी, ये वह औरत कभी नहीं जान सकी। जब भी कभी बच्चे मौजूद होते, उसे अपना दिल सख्त होता हुआ महसूस होता, जिससे वह परेशान हो जाती और अपने बच्चों से ऐसे लाड़ जताने लगती जैसे उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है। सिर्फ वही जानती थी कि उसके दिल के बीचों बीच एक सख्त जगह है, जहाँ किसी के लिए प्यार महसूस नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। हर कोई उससे कहता, कितनी अच्छी माँ है, अपने बच्चों को कितना चाहती है। सिर्फ वह और उसके बच्चे जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात वे एक दूसरे की आंखों में पढ़ लेते थे। उसका एक लड़का था और दो छोटी लड़कियां। ये सब एक खुशनुमा मकान में रहते थे, जिसमें नौकर चाकर थे, सामने बगीचा था और सारे आस पड़ोस में वे अपने आप को सबसे बेहतर समझते थे। हालांकि ये रहते बड़े अंदाज से थे, लेकिन घर में एक फिक्र की मौजूदगी हमेशा महसूस करते थे। पैसा कभी भी काफी नहीं रहता था। माँ और बाप दोनों की आमदनी जरा सी थी और सामाजिक रुतबे को बनाए रखने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। पिता शहर के किसी दफ्तर में जाता था। हालांकि उसके लिए मौके बड़े अच्छे थे, पर वे हकीकतन कभी अच्छे साबित नहीं हुए। शानो शौकत तो मौजूद थी, लेकिन पैसे की कमी भी अपनी जगह मौजूद थी। आखिर माँ ने कहा, मैं देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शुरुआत कहाँ से करें। उसने अपने दिमाग पर काफी जोर डाला, काफी आजमाया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। असफलता ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी। बच्चे बड़े हो रहे थे और अब उन्हें स्कूल जाना था। बाप को, जिनके शौक बहुत खर्चे से भरे थे और पसंद एकदम शानदार, लेकिन शायद वो जानता था कि वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। माँ, जिसे खुद पर बहुत यकीन था, वो भी कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुई। दरअसल उसके शौक भी उतने ही खर्चीले थे। और इस तरह उस मकान में कुछ ना बोले शब्दों की प्रेत छायाएं मंडराने लगीं। और पैसा चाहिए और दौलत चाहिए। उनमें से कोई भी इन शब्दों को ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, मगर बच्चे इसे हमेशा सुन पाते थे। यह आवाज क्रिसमस पर सुनाई देती थी, जब शानदार खिलौनों से उनकी नर्सरी भर जाती। चमकते हुए काठ के घोड़े पीछे से कोई फुसफुसाता, और पैसा होना ही चाहिए, और और दौलत होनी ही चाहिए। और बच्चे लम्हे भर के लिए खेलना बंद कर सुनने लगते। हर कोई एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ आता कि उसने भी सुन लिया है। वह फुसफुसाहट अपना सिर झुकाए काठ के उस घोड़े ने भी सुन ली थी। सजी धजी गुलाबी बड़ी सी गुड़िया ने भी, जो तिरछी मुस्कान देती थी, उसने भी इसे सुन लिया। लगता था ये सुनकर उसकी मुस्कान और भी टेढ़ी हो गई थी। टेडी बियर की जगह वह बेवकूफ सा पिल्ला इस फुसफुसाहट को सुनकर और भी बेवकूफ लगने लगता था। लेकिन कोई इसे ऊंची आवाज में नहीं बोलता था। जैसे हर दिन बिना ये कहे कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस लेते रहते हैं, वैसे ही ये फुसफुसाहट बिना किसी के कहे हर जगह मौजूद थी। माँ, बेटे पॉल ने एक दिन कहा, हमारे पास अपनी कार क्यों नहीं है? हम हमेशा अंकल की कार या टैक्सी क्यों लेते हैं? क्योंकि हम गरीब हैं, माँ ने कहा। लेकिन हम ही क्यों, माँ? क्योंकि, माँ ने धीमे और कड़वाहट भरे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता भाग्यवान नहीं हैं। लड़का कुछ देर खामोश रहा। क्या भाग्य का मतलब पैसा होता है, माँ? उसने कुछ झेमते हुए पूछा। नहीं पॉल, लेकिन किस्मत ही वो चीज है जिससे पैसा आता है। क्या पिताजी लकी नहीं है, माँ? वे तो बहुत बदकिस्मत हैं, माँ ने कड़वाहट से कहा। लड़के ने उसकी ओर उलझन भरी आंखों से देखा। क्यों? मैं नहीं जानती। कोई कभी ये नहीं जान पाता कि एक आदमी खुशकिस्मत और दूसरा बदकिस्मत क्यों होता है।
कोई नहीं? क्या कोई नहीं जान पाता? शायद ईश्वर जानता हो, पर वह किसी को बताता नहीं है। लेकिन तुम भी क्या भाग्यशाली नहीं हो? शादी से पहले सोचती थी कि हूं, लेकिन अब मैं खुद को अनलकी महसूस करती हूँ। क्यों? क्यों? खैर छोड़ो। बच्चा माँ की तरफ देखता रहा, जिसके चेहरे की लकीरों से जाहिर था कि वह उससे कुछ छुपा रही थी। खैर, जो भी हो, लड़के ने माँ से कहा, मैं भाग्यवान हूँ। मैं तो लकी हूँ। माँ अचानक हंस पड़ी। कैसे? लड़के ने उसकी ओर देखा। उसे पता नहीं था कि ये बात वह क्यों कह बैठा था। मुझे भगवान ने बताया है, उसने कुछ ऐंठ कर जवाब दिया। काश उसने बताया होता। एक कड़वी हंसी के साथ माँ ने कहा। उसने कहा है माँ। वाह। माँ ने उस लफ्ज का इस्तेमाल किया जो अक्सर उसका पति किया करता था। लड़के ने देखा कि माँ ने उसका यकीन नहीं किया है, इससे वह कुछ नाराज हो गया। वह अपने तौर पर अपने बचकाने तरीके से भाग्य की तलाश करने लगा। भीतर ही भीतर गुपचुप तरीके से अपने आप में डूबकर वह किस्मत की खोज करता रहा। जब दोनों लड़कियां नर्सरी में गुड़ियों के साथ खेलती रहती, मैं अपने बड़े से काठ के घोड़े पर बैठ जाता और इतने जोश से उसे चलाता कि लड़कियां बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगती। भयंकर तेजी से घोड़ा आगे पीछे जाता। बच्चे के काले घुंघराले बाल हवा में उड़ने लगते और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। लड़कियों की तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। जब ये छोटा सा पागल सफर खत्म होता, तो वह घोड़े से उतर आता और उसके सामने उसके झुके हुए मुंह की ओर देखते हुए खड़ा हो जाता। घोड़े का लाल मुंह थोड़ा खुला हुआ रहता था और आंखों में शीशे की सी चमक रहती। अब मैं चुपचाप हाँफते हुए घोड़े को हुक्म देता, ले चल मुझे वहां जहां भाग्य है, ले चल मुझे। और वह अंकल ऑस्कर की दी हुई छोटी सी छड़ी घोड़े की गर्दन पर मारता। उसे पता था कि घोड़ा उसे वहां ले जा सकता था जहां भाग्य है, इसलिए वह वहां पहुंचने की उम्मीद में फिर से घोड़े पर चढ़कर अपना सफर शुरू कर देता। उसे मालूम था कि वह वहां पहुंच सकता है। तुम अपना घोड़ा तोड़ दोगे पॉल, आया ने कहा। वह हमेशा इसी तरह सवारी करता है, बड़ी बहन बोली। लेकिन उसने सिर्फ खामोशी से उनकी ओर देखा। आया के बस का अब वह नहीं रहा था। उसने लड़के को उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन जब वह इसी तरह जोरों से सवारी कर रहा था, उसकी माँ और अंकल ऑस्कर आए। उसने उन लोगों से कोई बात नहीं की। हेलो घुड़सवार, विजेता की सवारी कर रहे हो? अंकल ने पूछा। क्या अब तुम्हारी उम्र लकड़ी के घोड़े पर बैठने की है? अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, समझे? माँ ने कहा। लेकिन पॉल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद करके उन्हें फिर खोलकर उनकी तरफ अजीब नजरों से देखा। जब वह पूरी रफ्तार में होता था, किसी से नहीं बोलता था। उसकी माँ ने उसकी ओर फिक्रमंद होकर देखा। आखिरकार उसने अपनी यांत्रिक घुड़सवारी अचानक रोक दी और उतर गया। मैं वहां पहुंच गया हूँ, उसने ऐलान किया। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और लंबी टांगें फैली हुई थीं। कहाँ पहुंच गए हो तुम? माँ ने पूछा। जहां मैं पहुंचना चाहता था, उसने जल्दी से जवाब दिया। अच्छी बात है बेटे, अंकल ऑस्कर ने कहा। जब तक वहां पहुंच न जाओ, रुकना नहीं। वैसे घोड़े का नाम क्या है? उसका कोई नाम नहीं है, लड़के ने कहा। तो बिना नाम के उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उसका काम चल जाता है? वैसे तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। पिछले हफ्ते उसका नाम सेंसिविनो था। अरे, सेंसिविनो, जिसने एस्कॉट की रेस जीती? तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? ये बेसेट से हमेशा घुड़दौड़ की बातें करता रहता है, बहन ने कहा। अंकल को जानकर अच्छा लगा कि उनका भांजा रेस की सारी खबरें रखता है। माली का काम करने वाला बेसेट, जिसका दायां पैर लड़ाई में जख्मी हो गया था, जिसे ये काम ऑस्कर क्रैम्बेल की वजह से ही मिला था, रेस का दीवाना था। वह रेस की घटनाओं पर जिंदा था और बच्चा उसके साथ। बेसेट से अंकल ने सारी बातें जान ली। मास्टर पॉल मेरे पास आकर पूछता है तो मैं बताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता सर। बेसेट ने बड़ा गंभीर होकर इस बात का जवाब दिया, जैसे किसी धार्मिक विषय पर बोल रहा हो। क्या उसने किसी घोड़े पर कभी कुछ लगाया है? मैं ये बात नहीं बताना चाहता सर। वह एक अच्छा लड़का है। आप खुद ही क्यों नहीं उससे पूछ लेते? उसे इस सब में मजा आता है और शायद मैं सोचे कि मैंने आपसे उसकी सारी बातें कर दी। बुरा मत मानिएगा सर। मामा अपने भांजे को कार में घुमाने ले गया। क्यों पॉल, क्या तुमने कभी किसी घोड़े पर कोई दांव लगाया है? लड़के ने उसकी ओर गौर से देखा। क्यों? आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए?
ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सोचा शायद तुम मुझे लिंकन के लिए कुछ बता सको। कार तेजी से अंकल ऑस्कर के हैम्पशायर वाले घर की ओर जा रही थी। पक्की बात? एकदम पक्की बात मेरे बेटे। तो फिर डेफोडिल। डेफोडिल? मुझे उसका भरोसा नहीं है। मिर्जा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं केवल विनर को जानता हूँ, लड़के ने कहा। मैं डेफोडिल है। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ देर चुप्पी रही। तुलनात्मक रूप से डेफोडिल एक कमजोर घोड़ा था। अंकल। हाँ बोलो। आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, है ना? मैंने बेसेट से वादा किया है। कमबख्त बुढ़ा बेसेट, उसे इस सबसे क्या लेना देना? हम पार्टनर हैं शुरू से। उसने मुझे मेरे पहले 5 शिलिंग दिए थे जो मैंने खो दिए थे। मैंने उससे वादा किया था, पक्का वादा। ये सिर्फ मेरे और उसके बीच है अंकल। आपने मुझे 10 शिलिंग का नोट दिया जिससे मैंने जीतना शुरू किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लकी हैं। आप और किसी को नहीं बताएंगे, है ना? लड़के ने अंकल की ओर अपनी बड़ी गर्म और नीली आंखों से देखा। अंकल ने बेचैनी में पहलू बदला और फिर हंस दिए। तुम्हारी बात ठीक है बेटे, इस बात को मैं केवल अपने तक ही रखूंगा। डेफोडिल। ठीक। उस पर तुम क्या लगा रहे हो? 20 पाउंड के अलावा सब कुछ, लड़के ने कहा। उन्हें मैं रिजर्व में रखता हूँ। अंकल ने सोचा ये अच्छा मजाक है। अच्छा, तो तुम 20 पाउंड रिजर्व में रख रहे हो, फिर तो लगा कितना रहे हो? मैं 300 लगा रहा हूँ, लड़के ने गंभीरता से कहा। लेकिन ये मेरे और आपके बीच में ही रहेगा अंकल। पक्का वादा? अंकल जोर से हंस पड़े। अच्छी बात, तुम्हारे और मेरे बीच, उन्होंने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे 300 हैं कहाँ? बेसेट के पास जमा है। हम पार्टनर है ना? और बेसेट डेफिडल पर क्या लगा रहा है? मैं मेरी तरह ऊंचा नहीं जा सकता। शायद 150 लगाए। क्या पेनी? पाउंड? बच्चे ने अंकल की ओर ताजुब से देखकर कहा। बेसेट मुझसे भी ज्यादा रिजर्व में रखता है। आश्चर्य में डूबे अंकल ऑस्कर खामोश हो गए। उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन लिंकन रेस में अपने भांजे के साथ ले जाना तय कर लिया। तो बेटे, मैं मिर्जा पर 20 लगा रहा हूँ और 5 उस घोड़े पर लगाऊंगा जिसके लिए तुम कहोगे। तुम्हारी पसंद क्या है? डेफोडिल अंकल? नहीं, डेफोडिल के लिए 5 भी नहीं। अगर ये 5 मेरे होते तो मैं जरूर लगाता। अच्छा, 5 मेरी और 5 तुम्हारी तरफ से डेफोडिल पर। बच्चा कभी भी रेस कोर्स में नहीं गया था। उसकी आंखें नीली आग हो गई थीं। अपना मुंह सख्त किए वह देखता रहा। उनके सामने एक फ्रेंच आदमी ने लॉन्सलॉट पर पैसा लगाया था। उत्तेजना के मारे पागल होकर वह अपनी बाहें ऊपर फेंक फेंक कर अपने फ्रेंच लहजे में लांसलॉट लांसलॉट चिल्ला रहा था। डेफोडिल पहले नंबर पर आया, लांसलॉट दूसरे पर और मिर्जा तीसरे पर। बच्चा, जिसका चेहरा लाल था और आंखें सुर्ख, अजब तरीके से चुप था। उसके अंकल 500 पाउंड के 4 नोट ले आए, एक के बदले 4। अब इनका क्या करें? वे लड़के की आंखों के सामने नोट लहराते हुए चिल्लाए। मैं समझता हूँ हमें बेसेट से बात करनी चाहिए, लड़के ने कहा। मेरे पास अब 1500 है, 20 रिजर्व में और 20 ये। कुछ पलों तक उसके अंकल उसे देखते रहे। देखो बेटे, तुम बेसेट और उन 1500 के बारे में सीरियस नहीं हो, है ना? हाँ, मैं सीरियस हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में है, पूरी तरह। हाँ हाँ, पूरी तरह, लेकिन मुझे बेसेट से बात करनी होगी। अंकल पॉल और बेसेट दोनों को एक पार्क में ले गए, जहां बेसेट ने ना केवल 1500 पाउंड वाली बात की पुष्टि की, बल्कि अंकल के कहने पर यह रकम लाकर दिखाई भी। लड़के ने कहा, अगर आप बेसेट और मेरे साथ पार्टनर बनना चाहें तो हम सब पार्टनर बन सकते हैं। बेसेट और मैं दोनों लकी हैं, और आप भी, क्योंकि आप ही के 10 शिलिंग से मैंने जीतना शुरू किया था। अगर मास्टर पॉल आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बन जाइए सर। आपकी जगह मैं होता तो यही करता, बेसेट ने कहा। ऑस्कर क्रेसवेल ने इसके बारे में सोचा। लेकिन तुम किसी भी घोड़े के बारे में इतनी यकीन से कैसे कहते हो? मुझे नहीं पता, लड़के ने कुछ बेचैनी से कहा। ऐसा लगता है कि इसे ऊपर से खबर मिलती है, बेसेट बोला। अंकल पार्टनर बन गए और जब लेजर की रेस का वक्त आया, पॉल को लाइवटी स्पार्क पर पूरा यकीन था। लड़के ने इस पर 1000, बेसेट ने 500 और अंकल ऑस्कर ने 200 लगाए। घोड़ा पहले नंबर पर आया और चूंकि दांव 1 से 10 का था, उसने 10,000 बना लिए। देखा आपने?
उसने कहा। मुझे उस पर पूरा यकीन था, यहाँ तक कि अंकल ने 2,000 बना लिए थे। देखो बेटे, उन्होंने कहा, मुझे ये सब नर्वस कर रहा है। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है अंकल। अब शायद मुझे लंबे समय तक कुछ पता ना चले। लेकिन तुम अपनी रकम का करोगे क्या? उन्होंने पूछा। ऑफ कोर्स, ये मैंने माँ के लिए शुरू किया था, लड़के ने कहा। मैं कहती थी पापा के कारण वह भी बदकिस्मत है। मैंने सोचा कि अगर मैं लकी हूं तो वह फुसफुसाहट बंद हो सकती है। क्या? कौन सी फुसफुसाहट? हमारे घर की। मुझे इसी वजह से अपने घर से नफरत है। आप तो जानते ही हैं ना कि पैसों की हमेशा तंगी रहती है। जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ। लोग माँ से तकाजा करते हैं, है ना? हाँ। और फिर सारा घर फुसफुसाने लगता है, जैसे कोई पीठ पीछे हंस रहा हो। लेकिन अंकल, आप माँ को मत बताइएगा कि मैं लकी हूँ। क्यों? क्योंकि वह मुझे रोक देंगी। नहीं बेटे, वे ऐसा नहीं करेंगी। ओह, लड़के का बदन अजीब तरह से ऐंठ गया। मैं नहीं चाहता ये सब माँ को मालूम हो। ऑल राइट सन, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। पॉल ने मामा के सुझाव पर उन्हें 5,000 पाउंड दे दिए, जो उन्होंने वकील के पास जमा करवा दिए। वकील माँ को सूचित करने वाला था कि माँ के किसी रिश्तेदार ने उसके पास 5,000 पाउंड जमा करवाए हैं, जो आने वाले 5 सालों तक उसके हर जन्मदिन पर उपहार के तौर पर 1,000 पाउंड के रूप में मिलते रहेंगे। आखिर माँ का जन्मदिन भी आ गया। जब वह पत्र पढ़ने लगी, पॉल ने उनके चेहरे की ओर देखा। वकील का पत्र पढ़ते पढ़ते माँ का चेहरा सख्त और भावशून्य हो गया। उसने खत को दूसरे पत्रों के ढेर में छुपा दिया और इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। फिर वहां शहर की ओर चली गई। उसी दोपहर मामा आए। उन्होंने बताया कि पॉल की माँ ने वकील से लंबी मुलाकात करके चाहा है कि चूंकि वह कर्ज में डूबी है, उसके लिए उसे 5,000 पाउंड इकट्ठे ही दे दिए जाएं। आप क्या सोचते हैं मामा? मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ बेटे। तो फिर उसे दे दीजिए। हम दूसरे 5,000 पाउंड से और कुछ हासिल कर लेंगे, लड़के ने कहा। याद रखो, हाथ लगी एक चिड़िया झाड़ी में छुपी 2 चिड़ियों से बेहतर होती है, मामा ने समझाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं ग्रैंड नेशनल या लिंकनशायर या फिर डर्बी में किसी भी रेस के बारे में पता कर लूंगा, पॉल ने कहा। अंकल ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए और पॉल की माँ के हाथ में एक मुश्त 5,000 पाउंड आ गए। तब एक अजीब बात हुई। घर की आवाजें जैसे यकायक पागल हो गई। घर में नया फर्नीचर आया और पॉल के लिए ट्यूटर भी रख दिया गया। वह सचमुच स्कूल जाने लगा। जाड़ों में फूल खिल गए और शानो शौकत की वही बहार आ गई जिसकी पॉल की माँ को आदत थी। लेकिन छुई मुई और बादाम की टहनियों के पीछे से और रंग बिरंगे कुशनों के ढेर के नीचे से वे आवाजें एक किस्म के उन्माद में थरथराती और चीखती रहीं। और पैसा चाहिए, और दौलत चाहिए, अभी, बिल्कुल अभी, और। इन आवाजों ने पॉल को और डरा दिया। अपने ट्यूटर से वह लैटिन और ग्रीक सीखता रहा, लेकिन उसका खासा वक्त बेसेट के साथ ही गुजरता था। ग्रैंड नेशनल हो गई और उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। उसने 100 पाउंड खो दिए। गर्मियां आ चुकी थी। लिंकन के लिए उसे छटपटाहट थी, लेकिन लिंकन तक के लिए उसे कुछ पता नहीं चला और 50 पाउंड खो बैठा। उसकी आंखों में अजीब वहशत आ गई, जैसे उसके भीतर कोई विस्फोट होने वाला हो। छोड़ो अभी बेटे, इसकी फिक्र मत करो, अंकल ऑस्कर ने इसरार किया। लेकिन लड़के ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। मुझे डबी के बारे में जानना ही है, जानना ही होगा, लड़के ने दोहराया। उसकी बड़ी नीली आंखें एक तरह के पागलपन में जल रही थीं। उसकी माँ ने गौर किया कि वह कितनी सख्त मेहनत कर रहा था। बेहतर हो बजाय और रुकने के तुम सी साइड चले जाओ, उसने फिक्रमंद नजरों से अपने बेटे को देखते हुए कहा। लड़के ने अपनी विलक्षण आंखें ऊपर उठाई। मैं डर्बी के रेस से पहले नहीं जा पाऊंगा माँ, उसने कहा। नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं? अगर तुम यही चाहते हो तो सी साइड में अपने मामा के साथ डर्बी देखने जा सकते हो। इसके अलावा मैं सोचती हूँ कि तुम्हें रेस का बड़ा ख्याल रहता है। ये बुरा लक्षण है। मेरा खानदान जुआरी खानदान रहा है। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते जान नहीं पाओगे कि इस वजह से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान हुआ है। मुझे बेसेट की छुट्टी करनी पड़ेगी और मामा से कहना पड़ेगा कि जब तक तुम समझदारी से काम लेने का वादा नहीं करते, तुमसे रेस के बारे में बात ना करें। तुम सी साइड जाओ और सब भूल जाओ। कितने बेचैन हो गए हो तुम। अगर तुम डर्बी तक मुझे कहीं ना भेजो तो जो कहोगी वही करूंगा, लड़के ने कहा। कहाँ से ना भेजूं, इस घर से? हाँ, उसने माँ की ओर देखते हुए कहा। वाह रे लड़के, अचानक तुम्हें इस घर की इतनी परवाह क्यों होने लगी? मैं नहीं जानती थी कि तुम इसे इतना चाहते हो। उसने बिना कुछ कहे माँ की ओर देखा। उसके रहस्य में भी एक रहस्य था।
कुछ ऐसा जो उसने बेसेट और अपने मामा तक को नहीं बताया था। पर उसकी माँ कुछ देर तक अनिर्णय की स्थिति में खड़ी रही और फिर कुछ उदास होकर बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मत जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब अपनी हालत ऐसी नहीं करोगे। वादा करो कि अब घुड़दौड़ और वहां की बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे। अरे नहीं, लड़के ने सहजता से कहा, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा माँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह मैं होता तो बिल्कुल फिक्र न करता। अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, माँ ने कहा, तो पता नहीं हमें क्या करना चाहिए था। पॉल के रहस्यों का रहस्य वह काठ का घोड़ा था, जिसका कोई नाम नहीं था। आया के उसे अपने हाल पर छोड़ देने के कारण वह अपने काठ के घोड़े को घर की छत पर अपने बेडरूम में ले गया था। यकीनन अब तुम्हारी इस घोड़े पर बैठने की उम्र नहीं रही, उसकी माँ ने फटकारा था। ऐसा है माँ, जब तक मेरे पास सचमुच का घोड़ा नहीं आ जाता, मुझे अपने पास कोई जानवर रखना अच्छा लगता है। ये उसका अजीब सा जवाब था। मैं हंसी थी। क्या वह तुम्हारा साथ देता है? पॉल ने कहा था। हाँ, वह बहुत अच्छा है और जब मैं वहां होता हूँ तो वह मेरा साथ देता है। इस तरह अपनी खास मुद्रा में कैद वह भद्दा सा घोड़ा लड़के के बेडरूम में था। रेस नजदीक आ रही थी और लड़का अधिक से अधिक तनावग्रस्त होता जा रहा था। वह अपने से कही गई बात को बमुश्किल सुनता और उसकी आंखें अजीब सी लगती थी। वह कमजोर भी दिखाई देता। उसकी माँ को कभी कभी अचानक उसके बारे में बेचैनी होने लगती। कभी कभी आधे घंटे तक अचानक से लड़के के बारे में बहुत तकलीफदेह सी चिंता होने लगती। वह उसी वक्त उसके पास आकर जानना चाहती कि वह खैर से तो है। डर्बी से 2 रात पहले वह शहर में एक बड़ी दावत में मौजूद थी, जब अपने बेटे के बारे में फिक्र के उसी दौरे ने उसके दिल को यूं जकड़ा कि वह बोल तक नहीं पा रही थी। वह पूरी ताकत से उस एहसास से जूझती रही, क्योंकि वह कॉमन सेंस में यकीन रखती थी। लेकिन वह एहसास बड़ा जबरदस्त था। नाचना छोड़कर उसे नीचे जाकर गांव में फोन करना पड़ा। बच्चों की आया रात में इस तरह फोन आने से ताज्जुब में पड़ गई। बच्चे ठीक से हैं ना मिस विलमॉट? हाँ, अच्छी तरह से हैं। और पॉल, वो तो ठीक है ना? मैं तो फौरन सोने चला गया। क्या मैं दौड़कर उसे देखा हूँ? नहीं, पॉल की माँ ने अनिच्छा से कहा, रहने दो, तकलीफ मत करो। ठीक है, हम जल्दी ही लौट आएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की निजता में दखल अंदाजी हो। तकरीबन 1 बजे होंगे जब पॉल के माता पिता घर लौटे। सन्नाटा था। पॉल की माँ ने कमरे में जाकर सफेद फर उतार दिया। नौकरानी से पहले ही कह दिया था कि वह इंतजार ना करे। नीचे विस्की और सोडा मिलाते हुए उसके पति की आवाज आ रही थी। और तब अपने दिल में अजीब सी बेचैनी के कारण वह चुपचाप ऊपर बेटे के कमरे की तरफ चढ़ने लगी। बिना आवाज के वह ऊपरी बरामदे में बढ़ चली। क्या कोई मध्यम आवाज आ रही थी? कैसी थी ये? दरवाजे के बाहर सुनती हुई सख्त मांसपेशियों के साथ वह खड़ी रही। उसका दिल थम गया था। ये एक ध्वनिहीन शोर था, लेकिन तेज और ताकतवर। कोई बड़ी सी चीज बेहद तेज गति में थी। क्या था ये? उसे लगा कि वह इस आवाज को पहचानती है, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। मैं कह नहीं सकती थी कि ये क्या था, और किसी पागलपन की तरह आवाज बढ़ती ही जा रही थी। डर और फिक्र के मारे बेहाल होकर उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। कमरे में अंधेरा था, फिर भी खिड़की के पास की जगह में वह कोई चीज आगे पीछे कूदते हुए देख सकती थी। वह हैरत और दहशत में देखती रही। फिर अचानक उसने लाइट का स्विच दबाया और अपने बेटे को देखा, जो हरे पजामे में अपने काठ के घोड़े पर बेतहाशा रफ्तार से सवारी कर रहा था। एक झपाके के साथ रोशनी लड़के, घोड़े और खुद उस पर जा गिरी। पॉल! मैं चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? वह मलाबार है। वह अपनी दमदार अजीब सी आवाज में चीखा, वह मलाबार है। जैसे ही उसने काठ के घोड़े को रोका, एक अजीब बेमानी से लम्हे के लिए उसकी आंखें लहकी, फिर वह धड़ाम से फर्श पर ढेर हो गया। माँ का यातनाग्रस्त मातृत्व अचानक एक सैलाब की तरह उमड़ा और उसे वह संभालने दौड़ पड़ी। लेकिन मैं बेहोश था और किसी दिमागी बुखार से बेहोश ही रहा। वह बोलता रहा और करवटें बदलता रहा और उसकी माँ पथराई हुई सी उसके पास बैठी रही। मलाबार, वो मलाबार है बेसेट। बेसेट, मैं जान गया हूँ, वो मलाबार ही है। इस तरह बच्चा चिल्लाता रहा और काठ के घोड़े की सवारी करने के लिए उठने की कोशिश करता रहा। मलाबार से उसका क्या मतलब है? माँ ने पूछा। घबराए हुए पिता ने कहा, मैं नहीं जानता। यही सवाल माँ ने अपने भाई से किया। ये डर्बी में दौड़ने वाला एक घोड़ा है, जवाब मिला। और खुद को रोकने के बावजूद ऑस्कर क्रेसवेल ने ये बात बेसेट से कही और 1 के 14 पर 1000 पाउंड मलाबार पर खुद लगा दिए।
बीमारी का तीसरा दिन अहम था। वे सभी किसी फर्क की प्रतीक्षा में थे। लड़का अपने लंबे घुंघराले बालों के साथ लगातार तकिए पर सिर रखे तड़प रहा था। ना तो वह सोया, ना ही उसे होश आया। उसकी आंखें नीले पत्थरों की सी हो गई थीं। बैठी हुई उसकी माँ को लगा कि सचमुच उसका दिल किसी पत्थर में बदल गया है। दबे पांव माली कमरे में आकर चुपचाप बिस्तर के बगल में अपनी चमकती हुई छोटी छोटी आंखों से तड़पते मरते हुए बच्चे को देखता रहा। मास्टर पॉल, वह फुसफुसाया। मास्टर पॉल, मलाबार अव्वल आया है, एकदम पहले नंबर पर। मैंने वही किया जो तुमने कहा था। तुमने 70,000 पाउंड कमा लिए हैं और अब तुम्हारे पास 80,000 से ज्यादा हैं। मलाबार जीत गया मास्टर पॉल। मलाबार, मलाबार, मैंने कहा था ना माँ। क्या मैं खुशकिस्मत हूं माँ? 80,000 पाउंड से भी ज्यादा। मलाबार जीत गया। मैं जानता था। अगर मैं यकीन होने तक अपने घोड़े को चलाऊं तो तुम जितना चाहो बेसेट उतना ऊंचा जा सकते हो। क्या तुमने अपना सब कुछ लगा दिया था? मैंने 1,000 लगाए थे मास्टर पॉल। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं माँ, लेकिन अगर मैं अपने घोड़े पर सवारी करूं और वहां पहुंच जाऊं तो मुझे पक्का पता चल जाता है, एकदम पक्का। मैं भाग्यवान हूँ। क्या ये बात मैंने तुम्हें बताई है? नहीं, तुमने कभी नहीं बताई, माँ ने कहा। लड़का रात को मर गया और जब वह बेजान वहां पड़ा हुआ था, उसकी माँ ने अपने भाई की आवाज को खुद से कहते हुए सुना, अच्छा ही हुआ एस्टर, जो वह उस जीवन से चला गया जहां एक विजेता की तलाश करने के लिए एक काठ के घोड़े की सवारी करता था। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है हमारी आज की मुलाकात। मैं आपके लिए ऐसी और मनोरंजक कहानियां लेकर आती रहूंगी, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।